मूविंग अहेड हमारे साथ एक और बाजार के जाने माने दिग्गज अविनाश गोरक्षकर जी जुड़ गए हैं। अविनाश जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। क्या लगता है अविनाश सर, व्हाट इज ड्राइविंग द मार्केट्स और व्हाट इज कीपिंग द मार्केट्स वॉलेटाइल डिस्पाइट इतने सारे चैलेंजेस ग्लोबल फ्रंट पर? डोमेस्टिक मार्केट को लेकर भी ट्रिगर जो है सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट ही है। कौन से फैक्टर आपके हिसाब से सबसे ज्यादा वे इन कर रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट में जो लिक्विडिटी का क्वेश्चन है, आईएफआईएस का अगर आप आउटफ्लो देखोगे तो अभी भी बड़ी मात्रा में ये बेच रहे हैं। दूसरा, अभी भी रुपया काफी हाई एलिवेटेड लेवल्स पे है और जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे हो रहा है अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो देखिए मार्केट में जो अभी रिजल्ट का सीजन है, जहाँ पे भी नतीजे अच्छे हैं वहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको देखने को मिला है और वही शायद आपको आने वाले 8-10 दिनों के लिए लगेगा, क्योंकि तब तक रिजल्ट सीजन खत्म हो जाएगा। बट उसके बाद मार्केट्स में डेफिनेटली डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल चाहेगा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे कुछ ना कुछ फाइनली सोल्यूशन निकले, क्योंकि जो अप्रैल टू जून का क्वार्टर है वो डेफिनेटली मार्केट्स थोड़ा बहुत अभी डिस्काउंट करने चालू हो चुका है कि ये क्वार्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्रेशर्स, क्योंकि अभी भी क्रूड एलिवेटेड लेवल्स पे है, रुपया वीक है। तो मैं कहूंगा कि देखिए आपको बहुत सिलेक्टिवली स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके काम करना है, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो क्रूड का नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो अभी पूरी तरह से नंबर्स में दिखाई नहीं दिया है। Q4 के नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट जो भी हमने देखे हैं, वहाँ पे नंबर्स उम्मीद से काफ़ी अच्छे हैं। तो क्लियरली आई थिंक थोड़ा-सा रुक-रुक के ही मार्केट चलेगा। ओवरऑल 24,000 जब तक निफ्टी क्रॉस नहीं करता कन्विंसिंगली, तब तक ये कहना मुश्किल है कि मार्केट में पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी कब तक आएगी। तो आई थिंक इट विल बी अ वोलेटाइल पीरियड टिल द टाइम मेरे ख्याल से ये पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्लियर नहीं होता है। चलिए, तो ये बार राय आपके लिए हो गई। एक खेमा इनफैक्ट आपके लिए लेकर आते हैं निफ्टी पीएसयू बैंकों का। तमाम शेयर जो है निफ्टी पीएसयू बैंकों के एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर आइए तो आपको एक्शन दिखेगा कि निफ्टी पीएसयू बैंकों में आज हुआ क्या है। आप पूरा पैक एक साथ अगर ला सकते हैं तो वो लाइए, ज़्यादा बेहतर होगा, जिसमें गिरावट और खरीदारी वाले शेयर जो है वो आपको एक साथ दिखते हैं। आपको दिखेगा ये कि जो अधिकतम तेजी है ना, वो इंडियन बैंक के अंदर है और वो 0.82% की है, और जो अधिकतम गिरावट है एक शेयर को छोड़कर वो इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर है, वो 0.68% की है। मतलब बहुत ही सीमित दायरे में एकदम आधे 1% के आसपास का एक्शन देखने को मिल रहा है तमाम पीएसयू बैंकों के शेयरों के अंदर। लेकिन एक शेयर इस पूरे खेमे में है जो बड़े एक्सीडेंट का हो गया है शिकार, और वो है सेंट्रल बैंक का। साथ समझना ये होगा कि क्या रिटेल इन्वेस्टर को इस ओएफएस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अविनाश सर हमारे साथ हैं, फायदा उठाते हैं अविनाश सर के प्रेजेंस का। अविनाश सर, क्या करना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को? क्या इस ओएफएस में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, और इस बैंक पर क्या राय है आपकी? नहीं विकास, देखिए जब भी ओएफएस अनाउंस होता है तभी शेयर वीक इसलिए होता है क्योंकि ये सारा पैसा बैंक को ही जाएगा, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगा। और दूसरी बात, ओएफएस में हमने देखा है कि जब भी मोरलेस मार्केट प्राइस पे अगर ओएफएस ऑफर किया जा रहा है तो नॉर्मली ओएफएस होने के बाद आपको एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं कि सेंट्रल बैंक में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, बट इन द शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि जब भी ओएफएस होता है तभी रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड हो चुका है। जब भी ओएफएस होता है उसके बाद इमीडिएटली आपको करेक्शन स्टॉक में देखने को मिलता है। तो रादर देन बाइंग इनटू द ओएफएस जो एक फिक्स्ड प्राइस वाला होता है, वही शेयर अगर आपको थोड़ा सा सस्ते भाव में सेकेंडरी मार्केट में मिलता है तो वहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा सा स्टॉक को सेटल होने दीजिए। ये ओएफएस का पूरा जो प्रोग्राम है खत्म हो जाएगा, उसके बाद लेट अस सी हाउ द स्टॉक परफॉर्म। बट लग तो रहा है कि कहीं मेरे ख्याल से 28-29 ये लेवल पे स्टॉक स्टेबलाइज होना चाहिए। चलिए, सेंट्रल बैंक के ऊपर ये राय आपको मिलती हुई, और ये स्टॉक आखिर क्यों गिरा उस पर पूरी रिसर्च भी आपको मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। और देखिए, एक स्टॉक जो आज काफ़ी अच्छा खासा एक्शन दिखा रहा है नेगेटिव साइड पे, मैक्स हेल्थ का 7% के आसपास की गिरावट है और बड़े वॉल्यूम के साथ गिरावट है। 99 लाख के आसपास जो है वो शेयर्स का ट्रेड हो चुका है, और ये शेयर आज कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है। नतीजे ठीक ठाक आए थे, बुरे नहीं थे बहुत, लेकिन स्टॉक जो है वो नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक पर भी नजर रखिएगा आप साथ साथ में। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। HFCL आज 4.5% की तेजी दिखा रहा है। अविनाश सर, आप ही जरा भी दीजिए, एक बार पूरे नतीजे आ जाएंगे तो आपके सामने भी रख देंगे। अनुमान से थोड़े से कम आए हैं, राय आपकी क्या होगी सर सन फार्मा को लेकर? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से क्वार्टर नंबर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग जरूर है, लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है
अभी जो इन्होंने कंपनी खरीदी है यूएस की, उसका किस प्रकार से इंटीग्रेशन होगा, किस प्रकार से वो रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी की बढ़ाएगी, वो मेरे ख्याल से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी तक इस कंपनी के नंबर्स पूरी तरह से कंसोलिडेट नहीं हो गए और मुझे लग रहा है कि देखिए ये काफ़ी बड़ा एक्विजिशन है, मार्जिन एक्रेटिव है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा-सा सँभलेगा, ऐसा नहीं कि नंबर्स बहुत ही खराब है, बट थोड़े से उम्मीद से कम है, तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर आपको दिख रहा है। लेकिन कहीं न कहीं एक बार कमेंट्री कॉन्फ्रेंस कॉल होता है, तो आपको शायद और थोड़ा एक कन्विक्शन बिल्ड होने में मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि देखिए जिनके पास है वो होल्ड करे, जल्दबाज़ी ना करे, फ्रेश बाइंग मेरे ख्याल से कॉन्फ्रेंस कॉल होने दीजिए, थोड़ा-सा मैनेजमेंट की कमेंट्री और आउटलुक पता चलेगा, तो मेरे ख्याल से डेफ़िनेटली इसमें पॉज़िटिव रुझान आगे हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव रुझान आगे हो सकता है। एक ब्रॉड व्यू भी आपसे चाहिए अविनाश सर, फार्मा शेयरों को लेकर, फार्मा को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर, डायग्नोस्टिक को लेकर, क्योंकि अगर हम ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में, मिडिल ईस्ट के संकट के बीच में अगर देखेंगे तो ये एकमात्र सेक्टर मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत इम्यून है, थोड़ा बहुत या काफी हद तक इम्यून है क्राइसिस से। क्या वेटेज बढ़ाने की जरूरत है फार्मा और हेल्थ केयर स्टॉक्स में? फार्मा कंपनीज में तो पहले से ही आउट परफॉर्मेंस था कि निफ्टी के मुकाबले में फार्मा कंपनीज ने बहुत अच्छा अपसाइड दिखाया है। ये मेन कारण यही है कि इनके कंपनीज के बहुत सारे जो कंपनीज है वो काफी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करती है, तो रुपया वीक हो गया तो वो भी एक टेलविंड उनको मिलेगा। प्लस मुझे लगता है कि डोमेस्टिक डिमांड भी काफी अच्छी तरह से बढ़ रही है, तो डोमेस्टिक मार्केट में भी जो कंपनीज ऑपरेट कर रही है इनके लिए भी अच्छी बात है क्योंकि एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है। और हेल्थ केयर की बात करें तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल सेक्टर को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो क्रूड ऑयल प्राइस या रुपी डेप्रिसिएशन से अपनी परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं। इनफैक्ट अप्रैल टू जून में भी मुझे लगता है कि नंबर्स अच्छे आएंगे। अपोलो हॉस्पिटल ने नंबर बहुत अच्छे दिखाए हैं। उसके बाद अदर छोटे हॉस्पिटल जैसे यथार्थ है, पार्क मेडी है, ये डेफिनेटली प्रॉमिसिंग काउंटर है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर और फार्मा का वेटेज आपके पोर्टफोलियो में जरूर सिग्निफिकेंट होना चाहिए क्योंकि आगे भी वोलेटिलिटी चलेगी। इतना इजी नहीं है एज्यूम करने के लिए कि वोलेटिलिटी सडनली गायब हो जाएगी। और जब तक ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है तब तक तो मेरे ख्याल से ये आपको एक डिफेंसिव प्ले का आधार जरूर देगा। ठीक है, ये राय होगी फार्मा स्टॉक्स को लेकर। और अविनाश सर, कंपनी ये कैसी लगती है और ओवरऑल क्या राय है आपकी? पावर सेक्टर में हमने पिछले 3-4 महीने 6 महीने के अंदर बेहतरीन तेजी देखी है। नहीं, आई थिंक देखिए एक लंबी अवधि के लिए एनटीपीसी एक बहुत अच्छा विकल्प है क्योंकि पावर जनरेशन थीम मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल के लिए अभी भी अच्छी तरह से प्ले आउट होगा। पावर डिमांड बढ़ रही है, पावर सप्लाई अभी भी डिमांड के कंपैरिजन में कम है। और हालांकि देखिए एक क्वार्टर से कंपनी का फंडामेंटल बदलता नहीं है। थोड़ा सा सेंटिमेंट इफेक्ट हो सकता है क्योंकि डेफिनेटली जब प्रॉफिट थोड़ा डिक्लाइन होता है तब मार्केट उसको डेफिनेटली थोड़ा नेगेटिव देखेगा। बट अगर आपका नज़रिया 12-15 महीना है, तो मैं कहूँगा कि देखिए अगर गिरता है तो थोड़ा-थोड़ा करके एक्युमुलेट करिए, ये आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है जब ये कैपेसिटी बिल्ट अप जो उन्होंने बनाई है, वो उसका ऑपरेटिंग लिवरेज इनको मिलेगा तो डेफिनिटली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और कहीं न कहीं पावर का डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारे सेक्टर्स में हमने देखा है कि पावर एक बहुत एसेंशियल इनपुट है और गवर्नमेंट भी इनको प्रमोट कर रही है। तो आई वुड से दैट अगला साल, डेढ़ साल का नज़रिया लेके इसमें ज़रूर एक पोज़ीशन बनाएँ। अगर रिजल्ट के बाद आपको एक अच्छी लेवल पे ये मिलता है तो ऐड करने जैसा स्टॉक है, लेकिन लंबी अवधि के लिए। चलिए, तो अगर गिरावट पे मिले तो आप इसे ऐड कीजिए, लंबी अवधि के लिए इसे आप ऐड कीजिए और 12-15 महीने का व्यू हो तो ही आप खरीदारी फिलहाल सोचिए। शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आप ट्रेडिंग के लिए अगर देखना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस आप सुन सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये पॉजिटिव नजरिया अविनाश सर की तरफ से।